प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन, लेक्चर नंबर 44। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन। बेटा, जब हम किसी का भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें हमें समझना ज़रूरी है। इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। भले ही कोई भी दो विचारकों की बात हो, कोई दो व्यक्तित्व की बात हो, कोई दो सिद्धांतों की बात हो, जब तुलना की बात की जाती है तो तुलना में समानताएं और असमानताएं आती हैं। तो हम आज प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन में इन दोनों बातों का ही अध्ययन करेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानताएं हैं और प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या असमानताएं हैं। जैसा कि हमने यहाँ दो पार्ट ही बना दी हैं, समानताएं असमानताएं। अब समझें बेटा इसको। देखो, सबसे पहले तो मैं मेरे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, बेटा अभी तक हमने लगभग 1300 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और मेरा लक्ष्य केवल यही है कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में पढ़ाऊं। मैं भरसक प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छे रूप में मैं आपको समझा सकूं। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, मेरा स्वयं का जो हित है वो ये है कि मेरे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान में निष्णात हो जाएं, जानकार हो जाएं, कुशल हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं। इसलिए मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान में गोते लगाता हूं, तैरता हूं और डूबता हूं, जिससे कि मैं आपको राजनीति विज्ञान जैसे परम विज्ञान, सुप्रीम साइंस, सर्वोच्च विज्ञान को, मास्टर साइंस को, अरस्तु ने इसको मास्टर साइंस कहा है, सुप्रीम साइंस कहा है, स्वामी विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान कहा है राजनीति विज्ञान को। तो मैं इस परम विज्ञान को, सर्वोच्च विज्ञान को सर्वोच्च तरीके से समझा सकूं, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बेटा अब समझने का प्रयास करें। देखो बेटा, सबसे पहले तो पृष्ठभूमि बनाएंगे आप क्या कि प्लेटो ने साम्यवाद की उसी ही रूप में विधिवत विवेचना की है जिस रूप में कार्ल मार्क्स ने और अन्य विद्वानों ने की है। इसलिए पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी प्लेटो को कहा जाता है। जरा नोट करें मैंने क्या बोला है। पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी प्लेटो को माना जाता है, क्योंकि प्लेटो ने मार्क्स की तरह ही साम्यवाद की विधिवत विवेचना अपनी रचना रिपब्लिक में की है। इसलिए पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी प्लेटो को माना जाता है और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज जो तुलना की जा रही है, ये प्लेटो और मार्क्स की ही तुलना की जाएगी एक प्रकार से, क्योंकि आधुनिक साम्यवाद किससे जुड़ा हुआ है? कार्ल मार्क्स से तो जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स की रचना का क्या नाम है? यस, कैपिटल, पूंजी। और प्लेटो की जिसके अंतर्गत की साम्यवाद की चर्चा की गई है, कौन सी रचना है वो? रिपब्लिक। तो एक प्रकार से प्लेटो और मार्क्स की तुलना हो रही है यहाँ पर, एक प्रकार से रिपब्लिक और कैपिटल, पूंजी की तुलना हो रही है यहाँ पर, समानता समानता की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस रूप में हमें इसको समझना है। चलिए बेटा, अब हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात नोट कर दी है। अब मैं इनका अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान दे बेटा। सबसे पहले मैंने नोट किया है कि प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने मार्क्स की तरह ही, कार्ल मार्क्स की तरह ही साम्यवाद की विधिवत विवेचना की है। इसलिए पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी प्लेटो को माना जाता है। यस, आगे बढ़ते हैं। बेटा, एक विद्वान है मैक्सी। आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे
तो ये नाम आपके सामने बार बार आएगा। मैक्सी, सेबाइन, नेटिलशिफ, कैटलिन, बारकर, ये नाम बार बार आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के ऊपर अपनी किताबें लिखी हैं। ठीक है बेटा। मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो भी एक तरफ तो पश्चिम जगत का प्रथम साम्यवादी माना जाता है इसको, और दूसरी तरफ राजनीतिक दर्शन का भी जनक है प्लेटो, है राजनीतिक सिद्धांत का भी जनक है प्लेटो, और कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। तो ये सब बातें आपको नोट करनी है बेटा, आप सभी नोट करें। चलिए, प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है, और रिपब्लिक क्या है बेटा? प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है यस आदर्श नगरराज्य व्यवस्था। तो ये प्लेटो की रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है। रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। मतलब प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत साम्यवादी और समाजवादी विचारों के बीज मिलते हैं। ये बात किसने कही है? मैक्सी ने कही है। मैक्सी का कहना है कि समाजवादी और साम्यवादी विचारों के बीज प्लेटो की रचना रिपब्लिक में मौजूद हैं, बशर्ते कि प्लेटो की रिपब्लिक का गहराई से अध्ययन किया जाए, उसमें गोते लगाया जाए, तैरा जाए, डूबा जाए, गंभीर रूप में उसका विश्लेषण किया जाए, तो ये सब बातें आपको दिखाई देंगी। मैं तो मेरे अनुरूप यदि कहूँ तो ये कहूँगा कि प्लेटो की रिपब्लिक में सारी विचारधाराएं मौजूद हैं। जिस दृष्टिकोण से आप रिपब्लिक का अध्ययन करेंगे आपको वही विचारधारा उसमें दिखाई देगी। ये सत्य है। कारण क्योंकि हमने स्वयं ने रिपब्लिक का गहराई से कितनी बार अध्ययन किया है। अब दो पार्ट हैं, समानता है। जब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें आती हैं, समानताएं और असमानताएं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानताएं क्या हैं। मतलब प्लेटो और कार्ल मार्क्स के अंतर्गत एक प्रकार से जो है क्या समानताएं, इन दोनों में एक जैसी कौन कौन सी बातें हैं। चलिए बेटा, पहली बात नोट करते जाइए। अब आप दोनों में ही व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को अस्वीकार किया गया है। बेटा ध्यान दे, दोनों में ही, मतलब प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को अस्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थात प्लेटो ने भी और मार्क्स ने भी व्यक्ति को राज व्यवस्था का एक अंग मात्र माना है, समाज व्यवस्था का एक अंग मात्र माना है। इसलिए इनके स्वतंत्र महत्व को इन दोनों ने ही अस्वीकार किया है। मतलब व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को स्वीकार नहीं किया है दोनों ने ही। किसने? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। आधुनिक साम्यवाद मीन्स कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। दूसरा, दोनों का मतलब बेटा क्या है? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, दोनों में व्यक्ति के अधिकारों के स्थानों पर उसके कर्तव्यों पर बल दिया गया है। यस, प्लेटो का साम्यवाद भी व्यक्ति के लिए किसी भी रूप में अधिकारों की बात नहीं करता है। 3 वर्गों की चर्चा करता है प्लेटो: दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तीनों वर्गों को ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्ति के केवल कर्तव्यों की बात करता है, अधिकारों की चर्चा नहीं करता है। ये समानता होगी। तीसरा, दोनों में कला, साहित्य और विज्ञान पर समाज का पूर्ण नियंत्रण होता है। बेटा ध्यान दें, दोनों में, मतलब प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कला, साहित्य और विज्ञान पर समाज का पूर्ण नियंत्रण है। प्लेटो ने तो साफ कहा था कि कला, साहित्य और विज्ञान के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा, और प्लेटो कहते हैं कि मेरे राज्य में अश्लील साहित्य, चलचित्र, कला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो कहने का भावार्थ ये है, दोनों मतलब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कला, साहित्य और विज्ञान पर समाज का पूर्ण नियंत्रण होगा। पूर्ण नियंत्रण, समाज का नियंत्रण होगा। दोनों साम्यवाद ये बात मानते हैं, प्लेटो का साम्यवाद भी और आधुनिक साम्यवाद भी। चौथा समानता है, दोनों में सर्वसत्तावादी शासक की कल्पना की है। मतलब प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में
सर्वसत्तावादी शासकों की कल्पना की गई है। सर्वसत्तावादी का मतलब सारा अधिकार एक शासक के पास हो। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की है, और दार्शनिक राजा के ऊपर किसी भी रूप में कोई कानून का, कोई संविधान का प्रतिबंध नहीं होगा। दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा पूर्ण रूप में ज्ञानी होगा और वह अपने विवेक से निर्णय लेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। इसका मतलब प्लेटो सर्वसत्तावादी शासक की बात करता है। और आधुनिक साम्यवाद की बात आती है तो आधुनिक साम्यवाद भी सर्वाधिकारवादी शासक की बात इसलिए करता है क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग के शासन की बात करता है। और सर्वहारा वर्ग का शासन तब तक रहेगा जब तक पूंजीवाद का सफाया नहीं हो जाएगा, जब तक पूंजीवाद का सफाया नहीं हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का जो शासन है वह भी पूर्ण रूप में सर्वसत्तावादी है, उसके ऊपर भी कोई नियम, कोई कानून, कोई संविधान नहीं है। इसलिए दोनों में सर्वसत्तावादी शासकों की कल्पना की गई है। पांचवा, दोनों में ही व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन की व्यवस्था है। देखें बेटा, अब आप प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन की व्यवस्था है, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति के समापन की दोनों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। आप प्लेटो के साम्यवाद की बात करेंगे तो दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग के पास किसी भी रूप में कोई संपत्ति नहीं होगी, और आधुनिक साम्यवाद की बात करेंगे तो आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। जो संपत्ति होगी सामूहिक रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। छठी समानता, दोनों में मतलब यस, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों में अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। मतलब प्लेटो के साम्यवाद में भी और आधुनिक साम्यवाद में भी अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं है। अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता नहीं होगी, नियमित प्रतियोगिता होगी। अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता दोनों के अंतर्गत नहीं होगी, इसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये 6 समानताएं प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में पाई जाती हैं। मुझे विश्वास है आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की समानता के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इन बिंदु के आधार पर अच्छे से आंसर दे सकते हैं। यस बेटा, तो ये 6 की 6 बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, असमानताएं। प्लेटो के, नोट करो बेटा, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में असमानताएं या दोनों में अंतर, यस, भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में जब अंतर की बात आती है तो नेटिलशिप, कैटलिन और बार्कर ने कहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसा कि नेटिलशिप कह रहे हैं दोनों में कठिनाई से ही मेल है। क्या? दोनों में कठिनाई से ही मेल है, मतलब इन दोनों में कोई समानता नहीं है, बल्कि इन दोनों में बिल्कुल अंतर है, भिन्नता है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बात जो है नेटिलशिप ने कही है। तो नोट करेंगे, नेटिलशिप ने कहा है कि दोनों में कठिनाई से ही मेल है। दोनों में मतलब प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कठिनाई से ही मेल है। अब इसके अंतर की बात करते हैं। पहला है उद्देश्यों में भिन्नता। बेटा, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के उद्देश्य में अंतर है। उद्देश्य में क्या अंतर है? प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य है राजनीतिक, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक। आधुनिक साम्यवाद आर्थिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की स्थापना की बात करता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक उद्देश्य लिए हुए है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक समस्याओं को दूर करने की बात करता है। इसलिए प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है और आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। यस, मैंने यहाँ गागर में सागर भरने वाली बात कह दी है, सब कुछ आ गया है इसमें। दूसरा है राज्य के संबंध में अंतर। यस, राज्य के बारे में दोनों में क्या अंतर है? बेटा, प्लेटो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य जरूरी है, और प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। मतलब प्लेटो ने कहीं ये नहीं कहा कि राज्य को समाप्त किया जाए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, प्लेटो ने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य की आवश्यकता है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो ये तो प्लेटो का साम्यवाद है। और आधुनिक साम्यवाद क्या कहता है? आधुनिक साम्यवाद
राज्य नामक संस्था को समाप्त करने की बात करता है और आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ना तो राज्य होगा ना तो वर्ग होंगे, ना तो वर्ग होंगे ना संघर्ष होगा, ना तो वर्ग होंगे ना वर्ग संघर्ष होगा, ना राज्य की जरूरत होगी। कौन कहता है? ये आधुनिक साम्यवाद। आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य ही क्या है बेटा? वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। ठीक है, चलिए तीसरा है अर्ध और पूर्ण साम्यवाद का अंतर। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने समाज में जो 3 वर्ग बताए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनमें प्लेटो केवल दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू करता है, उत्पादक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं करता है, इसलिए इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। जबकि आधुनिक साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद है। क्यों? क्योंकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण जनता के ऊपर लागू होता है, इसलिए ये पूर्ण साम्यवाद है। चौथा, आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के संयोजन का अंतर। ध्यान दे बेटा, आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के संयोजन का अंतर। प्लेटो आर्थिक सत्ता उत्पादक वर्ग को सौंपता है। देखो बेटा, प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं ना, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो उत्पादक वर्ग को आर्थिक सत्ता सौंपता है, जबकि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को, जिनको कि प्लेटो संरक्षक वर्ग का नाम देता है, अभिभावक वर्ग का नाम देता है, तो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को राजनीतिक सत्ता सौंपता है। तो प्लेटो का साम्यवाद तो आर्थिक सत्ता अलग हाथ में सौंप रहा है और राजनीतिक सत्ता अलग हाथ में सौंप रहा है। आर्थिक सत्ता उत्पादक वर्ग को सौंप रहा है और राजनीतिक सत्ता दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सौंपता है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक सत्ता भी और आर्थिक सत्ता भी सौंपता है। दोनों सत्ताएं सौंप देता है आधुनिक साम्यवाद। ये अंतर है दोनों में। और ये जो बात है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है, इसको समझना है। ये इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, और अक्सर मैंने देखा विद्यार्थी गलती करते, तो इसको समझना जरूरी है आपको। ठीक है बेटा, चलिए 5वां है संपत्ति के स्वामित्व, उत्पादन और वितरण का अंतर। बेटा, संपत्ति के स्वामित्व, उत्पादन और वितरण का अंतर, इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपत्ति के ऊपर संपूर्ण समाज के स्वामित्व की बात करता है और आवश्यकता के हिसाब से वितरण की बात करता है। लेकिन प्लेटो इस रूप में स्वामित्व की बात नहीं करता है। प्लेटो ने साफ कह दिया है कि दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग के पास किसी भी रूप में कोई संपत्ति नहीं होगी, केवल उत्पादक वर्ग के पास में संपत्ति होगी। छठा है वर्गों की कल्पना में अंतर। वर्गों की कल्पना में अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद जो है ये 3 वर्गों की कल्पना करता है, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, और इन 3 वर्गों में किसी भी रूप में वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता है प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित काम करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित काम करेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित काम करेगा। इन तीनों वर्गों में सामंजस्य होगा, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ आधुनिक साम्यवाद वर्ग सामंजस्य की बात नहीं करता है, बल्कि वर्ग संघर्ष की बात करता है, क्योंकि इसमें एक वर्ग शासक होता है, दूसरा शासित होता है। एक वर्ग शोषक होता है, दूसरा शोषित होता है। एक वर्ग पैसे वाला होता है, दूसरा गरीब होता है। एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है, इसलिए दोनों में लगातार वर्ग संघर्ष होता रहता है। ठीक है। 7वां है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में अंतर। अब जरा देखें बेटा, प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से अलग कर देता है। उत्पादक वर्ग संपत्ति भी रखेगा, परिवार भी रखेगा, मतलब विवाह भी करेगा, संपत्ति भी रखेगा। लेकिन आधुनिक साम्यवाद संपत्ति के बारे में तो कहता है कि संपत्ति का प्रयोग सभी सामूहिक रूप में करेंगे, लेकिन परिवार से अलग नहीं करता है आधुनिक साम्यवाद। किसी भी वर्ग को आधुनिक साम्यवाद परिवार से अलग नहीं करता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार से अलग कर देता है और कहता है कि दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक साम्यवाद ये बात
नहीं कहता है। मतलब पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद पारिवारिक साम्यवाद की बात करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद पारिवारिक साम्यवाद की बात नहीं करता है। 8वां, दृष्टिकोण में अंतर। यस, दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है बेटा? यस, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नज़रिया। तो इन दोनों का देखने का जो नज़रिया है वो भी अलग अलग है। क्या अंतर है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में? प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक, निराशावादी और विरक्तिवाद है। ज़रा ध्यान दें, प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक, निराशावादी और विरक्तिवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिकवादी, क्रांतिकारी और प्रगतिशील है। ये आपको नोट करना है। ये जो 8वां अंतर है, इसके संबंध में अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलती करते हैं। तो ये 8 बिंदु हो गए। इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का अंतर आसानी से समझा सकते हैं अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो। वैसे ये निश्चित है कि दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपसे। इसके बाद में 2 विद्वानों की बात कर लेते हैं, टेलर और बारकर। टेलर कहते हैं कि रिपब्लिक में न तो समाजवाद और न ही साम्यवाद मिलता है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो टेलर कहते हैं कि विद्वान ये कहते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक में समाजवाद भी है, साम्यवाद भी है, लेकिन टेलर कहते हैं कि नहीं, रिपब्लिक में न तो समाजवाद है और न ही साम्यवाद मिलता है। क्या? टेलर कहते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद मिलता है। बारकर कह रहे हैं प्लेटो का समाजवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का समाजवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। यह बात निम्न में से किस विद्वान ने कही है? तो किसने कही है? बारकर ने कही है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं? प्लेटो का समाजवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। वैराग्यवाद का मार्ग क्यों कहा है इसको, प्लेटो की समाजवाद को? क्यों? क्योंकि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए, अब समझें संरक्षक वर्ग का क्या मतलब है, क्या बता सकते हैं आप? मैंने पीछे 3-4 लेक्चर हो गए बात समझाते हुए। संरक्षक वर्ग का मतलब प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन 3 वर्गों में जो प्रथम 2 वर्ग हैं, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन 2 वर्गों को ही संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। अब जो ये संरक्षक वर्ग है, मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, ये जो संरक्षक वर्ग है, क्या दार्शनिक शासक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो है, जिसको कि संरक्षक वर्ग कहा जा रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी गई है प्लेटो के द्वारा। तो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसलिए बारकर ने प्लेटो का जो समाजवाद है उसको वैराग्यवाद का मार्ग बताया है, क्योंकि जो संरक्षक वर्ग है वो संपत्ति और परिवार से बिल्कुल अलग है। इसलिए ये संरक्षक वर्ग के लिए वैराग्यवाद का मार्ग है, क्योंकि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग संपत्ति भी नहीं रख सकते, परिवार भी नहीं रख सकते, सोना चांदी को हाथ भी नहीं लगा सकते, ये स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकते। मतलब संरक्षक वर्ग कंचन और कामनी से दूर रहेगा। कंचन मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामनी मतलब महिला, महिला मतलब परिवार, मतलब स्थायी रूप में विवाह ये नहीं कर सकते। इनका अपना कोई घर नहीं होगा, इनकी अपनी कोई बीवियां नहीं होगी, कोई पत्नी नहीं होगी, कोई परिवार नहीं होगा, इनका अपना कोई घर नहीं होगा, कोई गोदाम नहीं होगा, रहेंगे ये तंबू में और भोजन लेंगे सामूहिक भोजनालयों में, इनका अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बारकर ने प्लेटो के समाजवाद को वैराग्यवाद का मार्ग कहा है, और ये संरक्षक वर्ग के लिए, क्या संरक्षक वर्ग के लिए जो है वैराग्यवाद का मार्ग है। तो मुझे विश्वास है आप प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन, समानताएं और असमानताएं, इन दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, समानताएं और असमानताएं। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।